गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाउटीरिया में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बाउटीरिया। बाउटीरिया में विषम युग्म की लैंगिक जनन होता है, यानी oogamous प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें एक गैमीट कम से कम नॉन मोटाइल होता है, जो फीमेल गैमीट होता है, और मेल गैमीट मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकता है oogamous में, लेकिन यहाँ पर जो है वो मेल गैमीट मोटाइल होता है बाउटीरिया में। तो इस प्रकार oogamous प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन। नर व मादा जननांग सुस्पष्ट होते हैं, एंथीरिडिया और oogoनियम कहलाते हैं। अधिकतर जातियाँ उभय लिंगाश्रयी होती हैं, यानी मोनोइशियस होती हैं, और समजालिक होती हैं, होमोथैलिक होती हैं, यानी एक ही थैलस के ऊपर दोनों एंथीरिडिया और oogonia बनते हैं। कुछ जातियाँ एक लिंगाश्रयी भी होती हैं, यानी डायोइशियस होती हैं, विषम जालिक होती हैं, यानी एंथीरिडिया और oogoनियम अलग अलग थैलस पर बनते हैं। विभिन्न जातियों में पुंधानी और अंडधानी के विन्यास, जो उनका अरेंजमेंट है थैलस के ऊपर किस तरह से लगते हैं या बनते हैं, उनकी पोजीशन, उनका विन्यास वो अलग अलग होता है, और जननांगों की विशेषता के आधार पर ही जातियों की पहचान होती है। कुछ जाति में एंथीरिडिया और oogonia एक एक साथ साथ मिलते हैं, कुछ जातियों में एक गुच्छे में मिलते हैं एंथीरिडिया और oogonia। कई जाति में एक एंथीरिडियम होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारी oogoनियम लगती हैं। कुछ जातियों में अव्रंत होता है, कुछ में सव्रंत होता है, तो किसी में साइड साइड में एक साथ लगती हैं एंथीरिडिया और oogonia। तो इस तरह से अलग अलग जातियों में अलग अलग उनका अरेंजमेंट हो सकता है। तो आपको बहुत सारे डायग्राम, चित्र जो दिखाई देंगे, उसमें एंथीरिडिया oogonia की पोजीशन अलग अलग तरीके से हो सकती है, क्योंकि वो अलग अलग जातियों के चित्र होते हैं। पुंधानी नलिका हुक के समान होती है, ट्यूब जैसा होती है, नलिकाकार होती है, और हुक जैसे मुड़ा हुआ कर्व्ड होता है, और व्रंत वाली होती है, और एकल या गुच्छे में हो सकती हैं। और अंडधानी ज़्यादातर गोल या अंडाकार होती है, और ज़्यादातर सेसाइल अव्रंती होती है, या कोई छोटा सा व्रंत हो सकता है, और एंथीरिडिया के साइड में ही एक अतिवृद्धि के रूप में उत्पन्न होती है। तो ये चित्र में आप देख रहे हैं, बाउटीरिया का जो थैलस है वो ट्यूबुलर है, ट्यूब जैसा है, शाखित है, लेकिन इसमें पट नहीं है, सेप्टा नहीं है, सिनोसिटिक थैलस है। लेकिन सेक्स ऑर्गन्स के समय इसमें सेप्टा बनते हैं, जैसे एंथीरिडियम के आधार पर और oogoनियम के आधार पर यहाँ सेप्टा पट निर्माण हो रहा है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, oogoनियम गोल संरचना है और एक इसमें साइड में थोड़ी चोंच निकली हुई है, और एंथीरिडिया में ये ट्यूबुलर हुक शेप की संरचना है, और इस प्रकार ये पास पास ही एक साथ साथ ही लगी हुई है, एंथीरिडियम के पास ही oogoनियम लगी हुई है, बनी हुई है यहाँ पर। पुंधानी की संरचना, पुंधानी जो है वो मुख्य तंतु पर पाई जाती है और अधिकतर नलिकाकार होती है, जैसा भी इसमें चित्र में बताया। अलग अलग जातियों में अलग तरीके से भी हो सकती है, कि गुच्छे में भी हो सकती हैं बहुत सारी पुंधानियाँ, एक कॉमन स्टॉक होता है और उसके ऊपर बहुत सारी एंथीरिडिया भी लगे हो सकते हैं किसी में, और किसी में एक साइड में थोड़ी सी इस व्रंत होता है और उसके ऊपर पुंधानी लगी होती है। तो पुंधानी जब शुरू होती है तो मुख्य तंतु से एक निकल सकती है, या साइड में एक लेटरल ब्रांच के रूप में उभार उत्पन्न होता है, और वो उभार वृद्धि करता जाता है और एक नलिका का बन जाता है, नलिका के आकार का बन जाता है,
और इसका जो दूरस्थ किनारा है, दूर वाला जो किनारा है, उसमें बहुत सारा घना जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और फिर बाद में वो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, दूरस्थ सिरा है, वो एक पट निर्माण हो जाता है उसमें, वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से वो मेन जो तंतु है उससे अलग हो जाता है एंथेरिडियम पट निर्माण द्वारा। अब ये जो एंथेरिडियम है हुक शेप का, ट्यूबुलर शेप का, उसमें बहुत सारे जो केंद्रक हैं, वो हर एक केंद्रक के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, और हर एक जो जीव द्रव्य वाला एक केंद्रक वाला जो जीव द्रव्य है वो एक द्विकशाभिक परमाणु में रूपांतरित हो जाता है। हर एक जो खंड है, सेगमेंट है, वो द्विकशाभिक परमाणु बन जाता है। और फिर उसमें से ये जो एंथेरिडियम है उसमें बहुत सारे परमाणु बन जाते हैं और वो बाहर छेद के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो छेद अलग अलग जातियों में अलग अलग तरीके से होता है। किसी में टॉप पर हो जाता है छेद, किसी में साइड में बहुत सारे छेद हो जाते हैं, या किसी में दरार हो जाती है। इस तरह से ये एंथेरिडियम में से सारे जो परमाणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर ये तैर कर फ्लैजेला के द्वारा तैरते हैं और गति करते हैं और अंडधानी तक पहुंचते हैं। तो एक जो परमाणु है वो नाशपाती के आकार का होता है और उसमें 2 फ्लैजेला होते हैं। आगे वाला फ्लैजेला छोटा होता है और टेंसल होता है, यानी रोएदार होता है, और पीछे वाला जो फ्लैजेला है वो बड़ा होता है और वो विप्लश प्रकार का होता है, स्मूथ होता है, उसके ऊपर रोए नहीं होते हैं। तो इस तरह से 2 कशाभिकाएँ होती हैं, 2 असमान कशाभिकाएँ पाई जाती हैं और थोड़ी सी लेटरल साइड में पाई जाती हैं, मतलब टिप से थोड़ा सा नीचे की तरफ होती हैं वो साइड में। तो ये क्लोरोफाइसी से इस तरह से अलग है। क्लोरोफाइसी में एपेक्स पर एंटीरियर साइड में होती हैं फ्लैजेला, जबकि यहाँ पे लेटरल साइड में है। और क्लोरोफाइसी में दोनों फ्लैजेला समान लंबाई के होते हैं और दोनों विप्लश प्रकार के होते हैं, जबकि यहाँ पर असमान लंबाई के हैं और दोनों अलग तरीके हैं, एक टेंसल है और एक विप्लश प्रकार का फ्लैजेला है। तो ये अंतर है, इसलिए इसको हेटेरोकॉन्ट भी कहते हैं। हेटेरोकॉन्ट मीन्स डिफरेंट, कॉन्ट मीन्स फ्लैजेला। तो फ्लैजेला जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और आइसोकॉन्ट होता है जो एक जैसे फ्लैजेला होते हैं जिसमें। तो समकशाभिक हो गए और ये हो गया विषम कशाभिक। तो यहाँ परमाणु में विषम कशाभिकी परमाणु होता है। अंडधानी का परिवर्धन भी पुंधानी के पास ही होता है। पुंधानी के पास में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म क्लियर सा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट सा क्लियर हो जाता है, एक उभार सी बनती है और उसमें बहुत सारा केंद्रक, क्रोमेटोफोर, तेल बिंदु की ये सब पाए जाते हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंट सा जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, जीवद्रव्य है, इसको वेंडर प्लाज्म कहते हैं। वेंडर प्लाज्म फिर ये वृद्धि करता है, ये जो उभार है बढ़ता जाता है, वेंडर प्लाज्म जो जीवद्रव्य है उसमें आगे बढ़ता चला जाता है, मूव करता चला जाता है, इसलिए इसको वेंडर प्लाज्म कहते हैं। वेंडर करता है, ये चलता जाता है और फिर ये गोल सी संरचना बन जाती है ऊगोनियम की, और उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, क्रोमेटोप्लाज्म होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारा ऑयल फूड होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो और फिर बाद में बहुत सारे न्यूक्लियस में से एक ही न्यूक्लियस यहाँ बचा रहता है और ये जो जीवद्रव्य है वो सारा गोलाकार हो जाता है, ओवम बन जाता है इस तरह से, और बाकी सारे न्यूक्लियस हैं वापस ट्यूब में वापस भेज देते हैं। वो जो थैलस है वापस भेज देता है और एक को अंदर रखता है, तो वो अंडा बनता है, वो अंडे का न्यूक्लियस होता है। इस प्रकार जो ऊगोनियम है, ऊगोनियम में भी फिर पट बन जाता है,
जो मेन जो तंतु है उससे अलग हो जाती है और ये गोलाकार संरचना होती है। और एक उसमें न्यूक्लियस होता है, एक अंडा होता है, बड़ा सारा अंडा होता है, पूरा साइटोप्लाज्म का एक गोला बन जाता है। और इसमें एक साइड में एक चोंच होती है थोड़ी सी, वहाँ पे क्लियर सा ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म होता है। उस चोंच वाली जगह से ही एक छेद बन जाता है और उसमें से म्यूसिलेज बाहर निकलता है, जो कि अट्रैक्ट करता है एंथेरोजॉइड्स को। वहीं से फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर एंथेरोजॉइड प्रवेश करते हैं oogonia के अंदर। तो निषेचन के समय अंडधानी में यहाँ जो चोंच वाली जो जगह है वहीं से वो निकलता है, कुछ द्रव्य निकलता है, केमिकल पदार्थ निकलते हैं, जिससे आकर्षित होकर वो एक बहुत सारे आकर्षित होकर बहुत सारे पुमाणु आते हैं, लेकिन अंदर एक ही पुमाणु घुसता है। एक जैसे ही एक पुमाणु अंदर घुसता है इस चोंच वाले स्थान में से, तो बाकी जो ओवम है, जो अंडा है, उस अंडे के चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है सी। अभी तक सेल वॉल नहीं थी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन थी। और जैसे ही एक परमाणु प्रवेश करता है इस ओवम के अंदर और ये चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है और बाकी सारे जो हैं वो परमाणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं उसमें। और फिर जो परमाणु का जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है ओवम के न्यूक्लियस की तुलना में। तो परमाणु का न्यूक्लियस भी साइज़ में बढ़ता है और साइज़ में बढ़ने के बाद फिर इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, परमाणु के न्यूक्लियस का और ओवम के न्यूक्लियस का। तो इस तरह से जाइगोट बन जाता है, दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है। और इसके साथ ही जो ये ग्रीन कलर का थैलस था और ये जो वो अंडदानी थी oogonia, ये भी ग्रीन कलर की थी। और सॉरी, तो ये लाल रंग की होने लग जाती है फिर। तो यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट जो थे उसमें चेंज होने लग जाता है और क्लोरोफिल की बजाय इसमें जो हिमेटोक्रोम्स हैं वो बनने लग जाते हैं और लाल रंग का होता है। तो इसके अंदर बहुत सारा भित्ति है, बहुत मोटी होती है और बहुत सारे बहुत सारे रंग वाली ये जो भित्ति है इसके अंदर बहुत सारी परत होती हैं और बहुत सारा तेल वगैरह इसमें पाया जाता है, संचित भोजन होता है और ये लंबे समय तक विश्राम अवस्था में रहता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा भोजन होता है, मोटी भित्ति होती है, तो ये लंबे समय तक रह सकता है ऐसे। और जब अनुकूल परिस्थिति आती हैं तो इसमें अंकुरण हो जाता है। ये आपको चित्र दिखाया इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथीरिडियम, वो ट्यूबुलर है और हुक शेप का है और उसके नीचे ही ये वेंडर प्लाज्म उत्पन्न हो रहा है। ये क्लियर सा जो ट्रांसपेरेंट सा प्रोटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे फिर वो बढ़ने लगता है और वो गोल शेप का हो जाता है और इस तरह से ये एंथीरिडियम के पास ही विकसित होता है। और इसमें एंथीरिडियम से एंथीरोजॉइड निकलते हैं बहुत सारे और एक एंथीरोजॉइड प्रवेश करता है oogonia के अंदर और इस प्रकार से जाइगोट बनाता है। ये और चित्र दिखा रखे हैं समझाने के लिए कि किस तरह से oogonia और एंथीरिडियम बिल्कुल पास पास आते हैं और मैच्योर होने पर वो और अधिक नज़दीक आ जाते हैं और जिससे कि एंथीरोजॉइड हैं वो oogonia में आसानी से प्रवेश कर सकें और फर्टिलाइजेशन कर सकें। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऊस्पोर बना है वो मोटी भित्ति वाला होता है और रेस्टिंग स्टेज में होता है। और जब रेस्टिंग स्टेज ख़त्म होती है और नया अंकुरण शुरू होता है तो उस समय
अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक न्यूक्लियस तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है और उसके अर्धसूत्री विभाजन से 4 न्यूक्लियाई बने और फिर इन चारों न्यूक्लियाई के वापस फिर माइटोसिस होता है तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं और फिर ये पानी सोख के फूल जाता है और वृद्धि होती है, इसकी साइज़ में बड़ा होता है और इस तरह से इसकी जो चारों तरफ जो भित्तियाँ होती हैं उस स्पोर की वो फट जाती हैं और उसमें से ट्यूब के रूप में साइटोप्लाज्म बाहर निकलता है और शुरू की कुछ शाखाएं होती हैं वो हेप्टेरोन का काम करती हैं और वो राइजोइड की तरह से होती हैं, भूमि में लगाए रखती हैं उनको। उसके बाद ये पूरा थैलस ट्यूब के रूप में वृद्धि करता है और नया थैलस बन जाता है वाउचीरिया का। तो वाउचीरिया की लाइफ साइकिल भी हैप्लॉन्टिक है, इस प्रकार अगुणित की है, यानी सारी जो जीवन की अवस्थाएं हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं। सिर्फ जो ऊस्पोर है वो ही द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। और जैसे ही ऊस्पोर का जर्मिनेशन होता है वापस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित अवस्था आ जाती है। तो ये एक चित्र में दिखा रखा है लाइफ साइकिल वाउचीरिया की। वाउचीरिया में ऊपर वाला जो ये जो चित्र है, ऊपर वाले एरो जो दिखा रखे हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। अलैंगिक जनन सिंजूस्पोर के द्वारा है, एप्लानोस्पोर के द्वारा है तथा एकाइनीट के द्वारा है। तो किसी भी विधि के द्वारा वापस वही वाउचीरिया का थैलस बन जाता है। नीचे वाला जो चित्र है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शा रखा है, जिसमें वाउचीरिया के थैलस से एंथेरिडियम और ओगोनियम स्ट्रक्चर बनती हैं जो कि जनन अंग हैं। उनमें स्पर्मेटोजॉइड या एंथेरोजॉइड बनता है और ओगोनियम में एग बनता है। उनके फ्यूज़न से सिनगेमी होती है उसमें और जाइगोट डबल 2n क्रोमोसोम डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है जाइगोट का और यही एकमात्र डिप्लॉयड अवस्था होती है वाउचीरिया में। उसके बाद पुनः अंकुरण के समय मियोसिस हो जाता है जिससे वापस हैप्लॉइड नंबर प्राप्त होता है न्यूक्लियस का और जर्म ट्यूब के द्वारा वापस पुनः थैलस बन जाता है जो कि नलिकाकार और पट विहीन थैलस होता है वाउचीरिया का। थैंक यू।